जी नमस्कार क्लास 12 हिंदी की कक्षा में स्वागत, अभिनंदन और आभार बेटा आप सभी का। जैसा कि आपको विदित है कि हमने अपनी पूर्व कक्षा में साहित्य सेवी धर्मवीर भारती जी के द्वारा लिखित काले मेघा पानी दे साहित्य रचना के माध्यम से पानी के महत्व की जानकारी हासिल करी और किस तरह से ग्रामीण परिवेश में स्वतंत्रता और शिक्षा के बावजूद भी कई ऐसी अंधभक्तिपूर्ण परंपराएं मौजूद हैं जो इस तरह के अपव्यय और बर्बादी को प्रेरित करती हैं और उनको किस तरह से हमें इस समाज से बेदखल कर देना है, कुछ ऐसी ही प्रेरणा देता हुआ वो पाठ जो है उनको उसको हमने समापित कर दिया। आज हम एक नवीन रचना और नवीन साहित्य सेवी के साथ यहाँ उपस्थित हैं जिनका नाम दिया गया है कुंवर नारायण सिंह। ठीक है, कुंवर नारायण सिंह जो है आधुनिक हिंदी कविता के अच्छे और सशक्त हस्ताक्षर हैं। आधुनिक हिंदी कविता का क्या मतलब है? जिसमें मुक्तक छंद का प्रयोग किया, यानी छंदों के नियमों का बंधन स्वीकार नहीं किया। तुकबंदी हो चाहे नहीं हो, उन्होंने गद्यात्मक रचनाएं, काव्य रचनाएं लिखी, गद्यात्मक काव्य रचनाएं लिखी। इनकी शुरुआती शिक्षा तो घर पर हुई और यूनिवर्सिटी की शिक्षा इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से प्राप्त की। इन्होंने अलग अलग देशों की यात्राएं भी की। यही कारण है कि उन्होंने यात्राएं करते हुए अपनी उन्हीं यात्राओं से संबंधित कुछ रचनाओं को भी हमारे समक्ष उपस्थित किया। कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास अपने साहित्यिक लेखन कार्य की शुरुआत की। देखिए, जन्म 1927 में हुआ और लेखन कार्य की शुरुआत 1950 से की। ठीक है, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी? सबसे पहला है चिंतन परख लेख, यानी जो चिंताओं से प्रेरित है, यानी हमारे समक्ष भी एक प्रश्न उपस्थित करता है कि इस विषय पे हमें भी चिंतन मनन करना चाहिए। कई कहानियां, सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं। आप देखते हो कोई मूवी प्रदर्शित होने वाली है, उस मूवी के प्रदर्शन से पूर्व ही उसके विषय में कुछ चर्चाएं शुरू हो जाती है। जैसे आपने कक्षा 10 में पढ़ा था, शैलेंद्र के द्वारा लिखी गई तीसरी कसम से संबंधित रचना, जिसके ऊपर वहां प्रहलाद अग्रवाल ने एक समीक्षा प्रस्तुत की थी। बस ऐसी ही कुछ समीक्षाएं कुंवर नारायण जी ने भी लिखी हैं। इनको अपने साहित्यिक कार्य के लिए कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उन रचनाओं के नाम हैं, देखिए आपके यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले 1956 में जो प्रकाशित हुई वो एक काव्य संग्रह था, संग्रह का नाम है चक्रव्यूह। ठीक है, दूसरा है परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं और इन दिनों काव्य संग्रह इनका बहुत ज्यादा प्रचलित और प्रसिद्धि प्राप्त रहा है। इन्होंने प्रबंध काव्य लिखा, ध्यान दीजिएगा, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य दो तरह के काव्य हैं। प्रबंध काव्य में काव्य से संबंधित एक छंद विधान के नियम का पालन किया जाता है और इसका इनके द्वारा लिखा गया जो प्रबंध काव्य है उसका शीर्षक है आत्मजय। ठीक है, ध्यान देना, मैंने बोला है प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य वह काव्य होता है जिसमें छंद और लय, गति, अलंकार आदि से संबंधित नियमों और विधानों का पालन किया जाता है और ये प्रबंध काव्य है जिसका शीर्षक दिया गया है आत्मजय। आकारों के आसपास ये है एक कहानी संग्रह जिसमें इनके द्वारा लिखी गई समस्त कहानियों को संग्रहित किया गया है। आज और आज से पहले, इस पर इन्होंने समीक्षा की है। समीक्षा का अर्थ है कि तुलना करते हुए कौन सा समय बेहतर है उसके विषय में अपना विवेचन प्रस्तुत करना। और मेरे साक्षात्कार यानी इन्होंने जिन जिन लोगों के इंटरव्यूज लिए थे उन इंटरव्यू को पाठक वर्ग के समक्ष उपस्थित करके उनके जीवन के पहलुओं से परिचित कराना, जिसको इन्होंने मेरे साक्षात्कार में शामिल किया है। अपनी इन्हीं रचनाओं के कारण इनको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें था व्यास सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मान, कुमारन आशान पुरस्कार सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार आप सभी को पता है कि ज्ञानपीठ आपको जब किसी एक स्तर को, एक सीमा को पार कर लेने के बाद आप उसकी चरम ऊंचाइयों को जब छूने लग जाते हो, यानी लेखन कार्य आपका इतना प्रखर और प्रवीण हो जाता है, तो हिंदी की साहित्य लेखन से संबंधित के ज्ञानपीठ पुरस्कार भी वहां
दिया जाता है जो ऐसा लेखन कार्य करता है। तो देखिए इन्होंने एक पंक्ति लिखी है कि न जाने कब से बंद एक दिन इस तरह खुला दरवाजा घर का। न जाने कब से बंद एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाजा। कैसे खुला? जैसे गर्द ढकी एक पुरानी किताब। गर्द यानी मिट्टी चढ़ी हुई एक पुरानी किताब कि यानी बहुत दिनों पश्चात मेरे घर का दरवाजा खुला और मैं उसके भीतर प्रवेश प्राप्त कर सका। और वो दरवाजा इस कदर, ऐसी तुलना की गई है किससे? एक मिट्टी से सनी हुई पुरानी किताब से। जैसे ही उसकी मिट्टी झाड़ करके उस किताब को खोला गया, लगभग कुछ वैसे ही मेरे घर का दरवाजा मेरे लिए खुला, जो न जाने कब से बंद पड़ा था। गर्द से ढकी हर पुरानी किताब खोलने की बात कहने वाले जो कुंवर नारायण हैं, इन्होंने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। इन्होंने कविता के अलावा कई चिंतन परक लेख, कहानियां, सिनेमा और अन्य कलाओं पर अपनी समीक्षाएं लिखी। किंतु काव्य लेखन की जो विधा है, उनके सृजन कर्म में वो हमेशा ही प्राथमिक बने रहे। यानी कविता लेखन जो है उस पर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। ध्यान दीजिएगा, इनकी कविता आधुनिक कविता यानी नई कविता का दौर शुरू हो चुका था। पुरानी कविताओं में जो विषय लिए जाते थे, जो स्वतंत्रता से पूर्व की कविताएं थी, उनमें विषय होते थे जैसे प्रभु की भक्ति है, प्राकृतिक सुंदर रम्य वातावरण है, कोई नायिका है, कोई नायिका है, उनके प्रेम प्रसंग से संबंधित कविताएं हैं। ऐसे विषयों को चुना जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, राजनीतिक उथल पुथल और देश की स्वतंत्रता के पश्चात भी देश की जिस तरह के हालात थे, वहां युवकों का जो सोचने और समझने का नजरिया था, उन सारी चीजों को काव्य का विषय बना लिया गया और ऐसे ही नवीन विषयों से प्रेरित रचनाएं यहाँ के साहित्यकारों ने लिखी। इसी को कहा गया है नई कविता या आधुनिक दौर की कविता। ठीक है। कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी आपको बताया कि पुराने समय में तो ऐसी कविताएं लिखी जाती थी जिसमें पूरा छंद विधान का पालन किया जाता था, लेकिन आधुनिक कविताओं में इन चीजों की ओर ध्यान भी नहीं दिया जाता था। लेकिन कुंवर नारायण ने ऐसे समय में भी आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य लिखा और वहां उनको प्रतिष्ठा भी प्राप्त हुई। आलोचक, अब आपको पता है किसी भी कार्य को करने के लिए दो मत होते हैं, एक तो उसका प्रशंसा करने वाला और दूसरा उसकी निंदा करने वाला। तो इसी तरह से कुंवर नारायण के साहित्यिक कार्य की आलोचना करने वाले आलोचक ये मानते हैं कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव है, अखबारी सतहीपन है, वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। यानी उनकी कविताएं किसी तरह से बोझिल करने वाली, बहुत ज्यादा परेशान करने वाली या फिर असमंजस की स्थिति उत्पन्न करने वाली नहीं है। ठीक है ना। वैचारिक धुंध, असमंजस में रहना, लेकिन वो संयम, परिष्कार और साफ सुथरी कविता है। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं को विशेष बना देते हैं। यथार्थ का खुदरापन है। जैसा मैंने आपको बताया कि स्वाधीनता के बाद भी हमारे देश की राजनीतिक परिस्थितियों और देश में रहने वाले लोगों की जो सोच थी, उन सारी चीजों को उन्होंने वास्तविकता के साथ वहां पर उकेरा। ठीक है। सीधी घोषणाएं और फैसले उनकी कविताओं में नहीं मिलते, जो क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन उनकी कवि के स्वभाव की मूल विशेषता है। यानी सीधे सीधी बात, स्पष्टवादी, जो स्पष्टवादी बात है ना, वो उनकी कविता का मुख्य विषय है, जो हमारे जीवन से संबंधित रही है। यानी जीवन में जो जो चीजें जिस जिस परिस्थितियों में हमें मुकम्मल होनी चाहिए, हमें जरूरी होनी चाहिए, उन चीजों का उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। इसीलिए इनकी कविताओं में किसी तरह का कोई संशय, किसी तरह का भ्रम बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। कुंवर जी पूरी तरह से नागर संवेदना के कवि हैं। नागर संवेदना का अर्थ है नगरीय लोगों की भावनाओं और उनकी सोच विचार से रूबरू होना। विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर है। यानी किसी भी कविता को बहुत ज्यादा विस्तृत करके उसका विवरण प्रस्तुत करें, ऐसा नहीं है। उन्होंने व्यक्तित्व और सामाजिक ऊहापोह का तनाव पूरी व्यंजकता के साथ यहाँ पर उपस्थित किया है। मैंने अभी बताया जो राजनीतिक उथल पुथल थी और ऐसे राजनीतिक वातावरण में हमारे देश के लोगों के सोचने का नजरिया क्या था, यानी हर एक व्यक्ति का व्यक्तिगत और हर एक समूह का सामाजिक जो तनाव था, उसको भी उन्होंने यहाँ पर उकेरा है। एक पंक्ति में कह दें तो इनकी तटस्थ वितराग दृष्टि नोच खसोट हिंसा प्रतिरक्षा आदि से सहमे हुए
हाँ, एक संवेदनशील मन के आलोड़नों के रूप में पढ़ी जा सकती है कि एक संवेदनशील यानी लोगों के इमोशंस जो थे, लोगों की जो भावनाएं थी, उन सारी भावनाओं को जो उठापटक चल रही थी, जो उतार चढ़ाव चल रहा था, उन सारी चीजों को उन्होंने अपनी कविता में यहाँ पर प्रयुक्त किया है। इनकी दो कविताएं हैं। पहली कविता है कविता के बहाने। ध्यान दीजिएगा, कविता के बहाने। भाई मैं कविता लिखता हूँ, लेकिन कविता के बहाने से मैं कई और ऐसी प्राकृतिक चीजें हैं जिनके माध्यम से ये कविता जो है मुझे प्रेरणा देती है। अब कविता के बहाने क्या क्या है? कविता के ऐसे विषय कौन कौन से हैं? चिड़िया की उड़ान है, फूलों की महक है, बच्चे की मुस्कान या उसकी किलकारी है। इन सारी चीजों की एक सीमा होती है। चिड़िया एक सीमा तक ही उड़ सकती है, उसके पश्चात वो थक जाएगी और अपनी उड़ान को विराम दे देगी। फूलों की महक उसी स्थान को सुगंधित बनाती है जिस स्थान पर वो उगा हुआ है, और बच्चे की किलकारी उसी स्थान को गुंजायमान करती है जिस स्थान पर वो रहता है अपनी मुस्कुराहट से। ठीक है, लेकिन जो कविता है वो सीमा रहित क्षेत्र में इतनी लंबी उड़ान के द्वारा इतनी अच्छी सुगंध जो है हर जगह बिखेरती है कि हर कोई व्यक्ति जब उसको पढ़ता है तो कोई ना कोई उससे प्रेरणा प्राप्त करता है, प्रोत्साहन प्राप्त करता है, और इसी प्रेरणा और प्रोत्साहन के द्वारा उस व्यक्ति के भीतर का सारा असमंजस जो है, सारी व्यथा जो है, वो सारी की सारी दूर हो जाती है। यानी हर एक चीज की कोई सीमा होती है, लेकिन काव्य लेखन की कोई भी सीमा नहीं है। भाई आप किसी पक्षी को उड़ता देखते हो तो एक पक्षी एक सीमा रेखा के भीतर ही उड़ पाता है, उसके बाद वो थकान का अनुभव करता है। लेकिन कविता आज मैंने पढ़कर मेरे विद्यार्थियों को सुनाई। मेरे विद्यार्थी जहां जहां जाएंगे उस कविता की कोई ना कोई पंक्ति जरूर उनके दिमाग में आएगी और किसी न किसी बात पर वो उस पंक्ति का प्रयोग करेंगे। यानी कविता जो है वो सीमा रहित क्षेत्र में अपना फैलाव रखती है। ठीक है ना? तो देखिए दूसरी कविता है बात सीधी थी। भाई कई कवि ऐसे होते हैं जो अपनी बात सीधी सीधी तरीके से कहने का सामर्थ्य रखते हैं। भाई मैं अपनी बात कह रही हूँ, स्पष्ट तरीके से मैंने अपनी बात को आपके समक्ष रख दिया, लेकिन मैं अपनी बात को और ज्यादा अलंकृत करना चाहती हूँ, उसको और सुंदर बनाना चाहती हूँ, उसमें अलंकारों का प्रयोग करना चाहती हूँ, उसको व्याकरणिक दृष्टि से ऐसे शब्दों के अंदर संजो देना चाहती हूँ जो शब्द बहुत क्लिष्ट और कठोर और मुश्किल है। अब क्या होगा? मेरी कविता क्या होगी? मेरी कविता, बात तो मेरी सीधी थी, लेकिन उसको सुंदर बनाने के चक्कर में मेरी बात उसी के अंदर उलझ कर रह गई। यानी जो कथानक जो बात मैं अपने पाठकों तक भेजना चाह रही थी वो सीधा का सीधी बात जो है पाठकों तक नहीं पहुंच पाई और पाठक जो है उसका अर्थ समझने में ही उलझ कर रह गए। ठीक है ना? तो दूसरी कविता बताती है कि बात तो सीधी थी, पर जो कोई दूसरा नहीं इस संग्रह में संग्रहित है, कविता के कथन माध्यम के द्वारा द्वंद्व उकेरा है कि भाषा की तो सहजता होनी चाहिए, हर बात के लिए कुछ खास शब्द निश्चित होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हर पेज के लिए एक निश्चित खांचा होता है ना? कोई पेज छोटा होता है तो उसके लिए वो गोल सा एक खांचा बना होता है, उसके अंदर उस पेज को डाल करके हम पेचकस से उसको मरोड़ देते हैं, उसकी चूड़ियां कस देते हैं, होता है ना? तो अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं, उन सब के भी अपने विशेष अर्थ होते हैं। अच्छी बात, अच्छी कविता का बनाना सही है, लेकिन उसमें ऐसे शब्दों को डाल देना जिनका कोई पेच ही नहीं है, जिनका कोई आकार ही नहीं है, और उसको कसने के चक्कर में, उसको और सुंदर बनाने के चक्कर में आप जो है उसको उलझा करके छोड़ देते हो। इसीलिए किसी अतिरिक्त मेहनत की आवश्यकता नहीं है। कविता लिखना है तो उसे सहूलियत के साथ लिख दो ताकि हर कोई व्यक्ति उसे आसानी से समझ सके। अब सबसे पहली कविता है कविता के बहाने। ध्यान से सुनना। देखिए पक्षी उड़ते दिखाई दे रहे हैं, नीचे फूल उगे हुए दिख रहे हैं। क्या कहते हैं? कविता के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कि कवि कुंवर नारायण सिंह जो है वो कविता के बहाने शीर्षक कविता के माध्यम से कविता की सीमा रहित प्रसिद्धि और विस्तार को हमारे सामने उपस्थित करते हैं। वो मानते हैं कि हर किसी चीज की एक सीमा होती है, लेकिन काव्य लेखन या साहित्यिक कार्य रचना जो है वो सीमा रहित होता है। वो ऐसे ऐसे व्यक्तियों तक भी पहुंच सकता है जिस तक हर किसी व्यक्ति की पहुंच नहीं बन पाती। कविता एक उड़ान है। भाई जिस तरह से चिड़िया नामक एक पक्षी जो है वो उड़ान भरता है, उड़ता है, उसी तरह से कविता भी उड़ती है। कविता के अंदर भी पंख लगे होते हैं। कैसे उड़ान भरती है? ध्यान दीजिएगा।
कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, यानी कविता की उड़ान जितनी ऊंचाइयों तक होती है, जितनी सीमाओं को लांघ सकती है, उस उड़ान को तो चिड़िया भी नहीं जान सकती। क्यों नहीं जान सकती? क्योंकि चिड़िया तो एक सीमा तक ही उड़ सकती है, आगे की उड़ान के लिए वो थक जाती है, अथक परिश्रम के कारण वो एक समय पर आकर के विराम ले लेती है। लेकिन कविता कभी विराम नहीं लेती। कैसे? देखो, बाहर यानी सीमा रेखा के बाहर, भीतर अपने देश की सीमाओं के भीतर, इस घर जो जो साहित्यिक या पठन पठनीय अध्ययन अध्यापन का कार्य करते हैं इस घर में, उस घर और दूसरे घर में हर जगह कविता के पंख लगा उड़ने के माने, हर जगह पर कविता जो है पंख लगा करके उड़ने के मायनों के साथ पहुंच जाती है। अर्थात कविता पुस्तक में जब प्रकाशित होती है तो उस पुस्तक का प्रकाशन जो है वो एक स्थान पर होता है। एक स्थान से प्रकाशन होने के पश्चात जो उसकी प्रसिद्धि अन्य लोगों तक फैलती है, तो अन्य लोग भी उसी प्रकाशित पुस्तक का कोई ना कोई संकलन खरीदते हैं, और इसी तरह से वो कविता जो है एक स्थान विशेष में नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को भी पार कर लेती है। इसीलिए कवि कुंवर नारायण बताते हैं कि कविता की उड़ान चिड़िया क्या जाने, क्योंकि कविता की उड़ान चिड़िया बिल्कुल भी नहीं समझ सकती, क्योंकि चिड़िया की उड़ान तो एक सीमा रेखा के भीतर होती है, जबकि कविता की उड़ान यानी कविता की ऊंचाई, कविता की पहुंच घर के अंदर, देश के भीतर, घर के बाहर, देश के परिस्थितियों के बाहर, किसी सीमाओं के अंदर बंद कर, किसी सीमाओं को लांघ कर आगे तक पहुंच सकती है। अतः कुंवर नारायण फिर से कहते हैं कि कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने, यानी कविता भी पंख लगाकर उड़ सकती है, और इसका यह मायना या मतलब या अर्थ या आशय चिड़िया क्या जाने, अर्थात चिड़िया नहीं जान सकती है, क्योंकि चिड़िया की उड़ान सीमा रेखाओं के भीतर होती है, जबकि कविता की उड़ान, कविता की पहुंच, कविता की ऊंचाइयां सीमा रहित होती है। समझ आया आप सभी को? देखिए कि कविता एक उड़ान है, यानी कविता में भी उड़ान करने की एक क्षमता है चिड़िया के बहाने, जिस तरह से चिड़िया भी उड़ान भरती है उसी तरह। लेकिन कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, लेकिन कविता की ऊंचाइयों को परखने की क्षमता चिड़िया में भी नहीं है। क्यों? क्योंकि बाहर भीतर, इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने, यानी चिड़िया तो एक घर से दूसरे घर या एक स्थान विशेष या क्षेत्र विशेष तक ही उड़ सकती है, वह सीमाओं को लांघ कर उन सीमाओं से परे उड़ान नहीं भर सकती, जबकि कविता को इन सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता। इसीलिए कविता की उड़ान के विषय में चिड़िया कुछ भी नहीं जान पाती है। तो इस तरह आगे इन्होंने इसी कविता की तुलना किससे की है? फूलों से। फूल एक स्थान विशेष में सुगंध बिखेरते हैं, जब वो उदित और पल्लवित होते हैं, पुष्प जब तक पल्लवित होते हैं, खिलते हैं, तब तक खुशबू देते हैं, और एक समय ऐसा आता है जब फूल मुरझा कर गिर जाते हैं और उनकी सुगंध भी क्या हो जाती है? मिट्टी में मिल जाती है। लेकिन कविता ऐसी होती है जो आज लिखी गई है, आज से 100 साल बाद भी पढ़ी जाएगी तो उतनी ही प्रेरणा, उतनी ही प्रोत्साहन, उतना ही आनंद अपने पाठक वर्ग को प्रदान करेगी, उसमें कभी भी कमी नहीं आएगी। सही है ना? आज भी हम रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं को पढ़ते हैं, है ना? क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, उसका क्या? जो दंशहीन, विषहीन, विनीत और सरल है। यानी ये कविताएं कब, किस अग्निपथ, हरिवंश राय बच्चन की कविता है ना? कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, तू न रुकेगा कभी, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, कर शपथ। यानी ये कविताएं जिस समय में लिखी गई थी उन समय में तो लोगों को आनंदित करती थी, प्रेरित करती थी, उनकी भावनाओं को अभिव्यक्ति देती थी, लेकिन आज भी ये कविताएं हमें प्रोत्साहन, प्रेरणा और उतना ही आनंद प्रदान करती है। तो कल की कक्षा में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से उपमा अलंकार है बेटा, कविता की तुलना की गई है चिड़िया की उड़ान से, फूलों की सुगंध से और बच्चों के खेल से। बच्चे जब खेल खेलते हैं तो एक सीमा के अंदर ही आता है, मम्मी कहती है नहीं, घर के आगे आगे की बाउंड्री में खेलना, इससे बाहर मत जाना, इससे बाहर जाओगे तो गुम जाओगे, है ना? लेकिन खेल में जितना आनंद आता है बिल्कुल उतना ही आनंद
कविता में भी आता है, लेकिन कविता एक सीमा रेखा के भीतर ही नहीं रहती, बल्कि सीमाओं को लांघ करके असीमित क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम कर देती है। कुछ इसी प्रकार की जानकारी जो है कुंवर नारायण जी ने अपनी इस कविता के बहाने के माध्यम से हमें दी है। कविता के बहाने चिड़िया क्या जाने, कविता के बहाने फूल क्या जाने, क्योंकि फूल तो एक न एक दिन मुरझा जाता है। और कविता के बहाने यहाँ पे सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने, यानी बच्चे के अंदर बैर भाव नहीं होता, वो सभी को अपने परिजनों के तुल्य ही मानता है। तो कुछ ऐसी ही चीजें हम अपनी कल की कक्षा में पढ़ेंगे। आज आपका सहयोग बना रहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल की क्लास में।